45। अब धारा 28 से हमने कहा 34, 35, 36, 37, 38 और 39। अब 39 पर हम पहुँचे। 39 में ये सब कार्यवाही जब हो गई, यानी आपने दावा दायर किया, दावा दायर करने के बाद नोटिस भेजी गई, नोटिस देने के बाद प्रतिपक्षी आया, उसने जवाब लगाया, जवाब लगाने के बाद सारे सबूत साक्ष्य होने के पश्चात अब आयोग को निर्णय देना है। इसलिए जो इसका शीर्षक है सेक्शन 39 का, वो है फाइंडिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन। एडवोकेट्स साथियों, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के संबंध में कुछ प्रारंभिक बातें पिछले 2 एपिसोड में बताई गई थी, जिसमें कंज्यूमर की डिफिनीशन, उसकी आवश्यकता क्या है, और एक्ट में जो भी डिफिनीशन क्लाज है वो उसके बारे में संपूर्ण जानकारी एपिसोड दूसरे में कंज्यूमर क्लास में दी गई थी। आज मैं संपूर्ण जानकारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के में क्या क्या लिखा हुआ है और क्या कैसे कार्यवाही करना है, क्या चैप्टर है, क्या धारा है, इसके बारे में अपनी बात आपसे रखने जा रहा हूँ। ये जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ये प्रारंभिक जानकारी है, इसलिए आप जो मैं बताऊँगा उसे बहुत ध्यान से सुनकर और मनन करके, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अगर कोई केस आवे तो तत्काल इन उपबंधों का, इन धाराओं को मद्देनज़र रखते हुए आप अपना केस प्रिपेयर करें। मैं सबसे पहले कंज्यूमर डिफिनीशन के बारे में आपसे बात कर चुका था। अब आज जो मैं आपसे बढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर 2 है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चैप्टर 2 लिखा हुआ है, और चैप्टर 2 में जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन यानी जिला आयोग, जिसको पहले फोरम के नाम से जानते थे, जिला फोरम, अब वो आयोग हो गया है। तो इसके बारे में मैं चैप्टर 2 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की धारा 28 से आज शुरुआत करूंगा। धारा 28 ये जो है इसमें दिया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है का चैप्टर है, जो आपसे बहुत संबंधित नहीं है, ये केंद्र और राज्य सरकारों से है। इसलिए जिला आयोगों में इस चैप्टर 2 की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। ये चैप्टर 3 है जिसका शीर्षक है जनरल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। इससे भी आपको बहुत मतलब नहीं है, ये भी राज्य और केंद्र से संबंधित है, प्रशासनिक कार्यवाहियाँ हैं। ये जिला आयोगों से चैप्टर 2 का कोई संबंध, बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से जो शुरुआत होता है वो चैप्टर 4 से है, यानी 2 और 3 आपसे संबंधित नहीं है। चैप्टर 4 से यानी चैप्टर 4 से ही आपका शुरुआत होता है, और चैप्टर 4 में ये सेक्शन है 28। ये चैप्टर 4 जो है, इसके 4 के बारे में जो सेक्शन दिया गया है, ये चैप्टर 4 का सेक्शन 28 है। सेक्शन 28 में जो लिखा गया है उसके बारे में मैं आपसे बात रख रहा हूँ। हेडिंग है इसका इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेस कमीशन, यानी जो जिला आयोग है इसकी बनावट और इसके क्षेत्राधिकार के बारे में वर्णन है। स्थापना क्यों की गई, और इसमें दिया गया है कि आयोग 3 सदस्यीय होगा, जिसमें अध्यक्ष और 2 मेंबर होंगे। इसके बाद इसी धारा 28 में इसकी फंक्शनिंग के बारे में लिखा गया है, और फिर आगे जो आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो इसमें हेडिंग है मैनर इन विच कंप्लेंट शैल बी मेड। ये यहीं से महत्वपूर्ण धाराएं शुरू होती हैं। आपका जो समस्या है उसके लिए जब आप लिखने बैठेंगे
या कोई केस बनाएंगे तो यहीं से उसकी शुरुआत होती है कि किस ढंग से कोई शिकायत आप बनाएंगे या दर्ज कराएंगे, लिखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, ए कंप्लेंट इन रिलेशन टू एनी गुड्स सोल्ड आर डिलीवर्ड आर एग्रीड टू बी सोल्ड आर डिलीवर्ड आर एनी सर्विस प्रोवाइडेड आर एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड मे बी फिल्ड विद ए डिस्ट्रिक्ट कमीशन बाई द कंज्यूमर। यानी आप जब उपभोक्ता आयोग के सामने जाएंगे, जिला अदालतों के सामने, तो किसके द्वारा हो जाए दावा दायर होगा? पहला है कंज्यूमर, दूसरा है जिसको माल बेचा गया है या उसको डिलीवर किया गया है, तीसरा ये है कि वो संस्था भी जो रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन के बारे में है, यानी जो पंजीकृत संस्थाएं हैं कंज्यूमर उपभोक्ता के संबंध में, वो दावा दायर कर सकते हैं, यानी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक सुविधा है, आप जानते हैं बहुत मामलों में, जैसे मान लीजिए कोई चिट फंड कंपनी है या कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है या कोई बैंक ऐसी है जो आपका पैसा लेकर चली जाती है, तो उसमें एक नहीं सैकड़ों जो खाता धारक हैं जिनको ठगा गया है वो प्रभावित होते हैं। तो ऐसे मामलों में या तो सभी लोग जो 100, 200, 1000, 2000, 10, 5 या तो अलग अलग करें, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये सेक्शन 35C में ये दिया गया है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये 1 आर मोर कंज्यूमर्स, यानी एक या एक से अधिक उपभोक्ता, वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स, बहुत सारे उपभोक्ता हैं, हैविंग द सेम इंटरेस्ट, अगर उनका समान हित है, यानी अगर ठगे गए हैं तो सभी लोग ठगे गए हैं, इसलिए उनका समान हित है, विद द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन ऑन बिहाफ ऑफ आर फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कंज्यूमर सो इंटरेस्टेड। यानी अगर बहुत सारे उपभोक्ता हैं और उनके बारे में दायरा करना है, तो जैसा मैंने आपसे कहा, या तो 100 कंप्लेंट फाइल करिए या उनको एक ही दावे में एक उपभोक्ता के द्वारा सभी का अलग से सूची कि इतने लोगों का इतना इतना रुपया ये ठगा गया है या नहीं दिया गया है या बेईमानी किया गया है, तो एक ही कंप्लेंट में सैकड़ों लोगों के द्वारा ये दायर किया जा सकता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण धारा है, सेक्शन C। इसके बाद इसी में एक एक्सप्लेनेशन है कि ये रिकॉग्नाइज कंज्यूमर एसोसिएशन जो मान्य पंजीकृत संस्थाएं हैं उपभोक्ता की, मीन्स एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, ये जो पंजीकृत है, वैसी स्वैच्छिक संस्थाएं जो पंजीकृत हैं वो भी कंज्यूमर के रूप में है। और उपधारा 2 में ये लिखा गया है कि एवरी कंप्लेंट फाइल्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी एक्कम्पनीड विद सच फी, यानी जब आप दावा अपना दायर करके इस सारी कंप्लेंट तैयार करेंगे तो बात आती है कोर्ट फीस की। बिना कोर्ट फीस के आपका दावा फेल कर जाएगा, इसलिए दावा में कोर्ट फीस आवश्यक है। आप जानते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि 5 लाख रुपए तक जिला आयोग में कोई फीस नहीं ली जाती है। 5 से 10 लाख रुपए के बीच में ये 200 रुपया है, और 10 लाख से 20,000 के बीच में 400 है, और 20 लाख से इसके ऊपर जो भी जुरिडिक्शन है कंज्यूमर कमीशन का, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन का, 50 लाख तक का है। इसलिए 20 लाख से 50 लाख तक की कोर्ट फीस आपका 1000 रुपया ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन के प्रेसिडेंट के नाम बाय ड्राफ्ट आप बनवा के कंप्लेंट के साथ तब दावा दायर करेंगे। ये कोर्ट फीस का सेक्शन है। आप आगे जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, धारा 38, ये महत्वपूर्ण धारा है, धारा 38, इसके बारे में आप समझ लें। इसमें लिखा हुआ है कि जब कंप्लेंट आप फाइल करेंगे, जैसा मैंने पहले कहा, एक कंज्यूमर है, आपने दावा दायर किया, आपने कोर्ट फीस लगाया, तब आप ये आयोग के समक्ष, यानी अध्यक्ष और मेंबर के समक्ष आपका दावा पेश होगा। पेश होने पर अध्यक्ष या एक मेंबर, अध्यक्ष या 2 मेंबर, जैसी भी स्थिति हो, आपके दावे पे सुनवाई करेंगे और उसमें जो भी गलती है, गलती के बारे में आपसे बताएंगे। और अगर
गलती आप दुरुस्त करते हैं तो वो कंप्लेंट आपका एडमिट करेंगे, यानी दावा स्वीकृत करके, एडमिशन स्वीकृत करके आगे आपको तारीख लगाएंगे। मान लीजिए आपका दावा कोई डिफेक्ट है, स्वीकृत नहीं होता है, तो वो आपका दावा दायर करते समय ही वो खारिज कर सकते हैं, बशर्ते एक इसमें प्रतिबंधित क्लॉज दिया है प्रोवाइडेड करके कि अगर आपका दावा खारिज करते हैं तो विधिवत रूप से आपको बिना सुने कोई रिजेक्शन का आदेश नहीं कर सकते। इसलिए खारिज करने के पहले इसकी सुनवाई आवश्यक है। फिर इसके बाद है जो धारा 37 है, ये धारा 1986 के एक्ट में नहीं थी, अब ये धारा है मीडिएशन का। जब आप दावा दायर करते हैं तब आपका संपूर्ण प्रकरण मध्यस्थता के लिए भेज दिया जाएगा कि अगर मध्यस्थता में आप अगर निर्णय हो जाता है तो मध्यस्थ मंडल जिसमें पार्टी भी रहेगी, पक्षों के वकील रहेंगे, सुलह समझौते से अगर मामला निपट जाता है तो वही मामला तय हो जाएगा। और अगर मामला तय नहीं होता है तो आगे धारा 38 में ये दिया गया है, धारा 38 आएगा, धारा 38 में आएगा कि नोटिस जारी करेंगे आपके कंप्लेंट पर और फिर प्रॉपर सुनवाई करेंगे और सुनवाई करने के पश्चात उसका निर्णय देंगे। इसमें धारा 38 में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको आप अपने एक्ट से थोड़ा पढ़ लेंगे। इसमें है सी, सबसेक्शन सी, इफ़ द कंप्लेंट alleges ए डिफेक्ट इन द गुड्स which कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड विदाउट प्रॉपर एनालिसिस और टेस्ट। यहाँ मैं सरल शब्दों में आपको बता दूं कि मान लीजिए आपने सीमेंट खराब होने का दावा दायर किया, तो ये माल है आपका, आप उस माल की खराबी के लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सामान आपका डिफेक्ट है उसका नमूना लेकर सील करके अदालत में देंगे, तब अदालत उचित रूप से जैसा आगे दिया गया है वो परीक्षण के लिए भेजेगा। उसमें परीक्षण शुल्क भी आपको आयोग में ही जमा करना पड़ेगा। आयोग वो परीक्षण शुल्क और जो माल आपने जमा किया है उसके सहित वहाँ प्रयोगशाला में भेजेगा और प्रयोगशाला से रिपोर्ट मांगेगा वो। अब अगर प्रयोगशाला की रिपोर्ट आ गई, उस रिपोर्ट पर अपोजिट पार्टी को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा कि जो प्रयोगशाला की रिपोर्ट है उससे आप सहमत है कि असहमत है, उस पर आप अपना लिखित ऑब्जेक्शन करेंगे और उसका डिस्पोजल होगा। ये सेक्शन 38 में है। जो अंत में एक आता है इसका 38 में एक क्लाज है जिसमें नया प्रयोग उन्होंने किया है, नई धारा उपधारा जोड़ा है कि ये अगर आप एफिडेविट देते हैं अपने कथन के समर्थन में डिफेंस में, यानी अपोजिट पार्टी आई, उसने जवाब दिया और जवाब और एफिडेविट के कुछ तथ्य इस प्रकार हैं कि अपोजिट पार्टी से प्रतिपीक्षा करना यानी जीरा करने, सब सेक्शन 6 के प्रोविजो में ये दिया गया है कि ये पार्टीज़ का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, वो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो और चाहे व्यक्तिगत रूप से सुनवाई करके उनसे जीरा का अवसर दिया जाएगा। अब धारा 38 का जो उपधारा 8 है, सब क्लाज 8, ये महत्वपूर्ण है और इसके बारे में आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप दीवानी न्यायालयों में देखते हैं कि हम कोई दावा निषेधाज्ञा का करते हैं या जो भी दावा करते हैं उसमें होता है इंजंक्शन का, यानी कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से जो भी आपका कथन है अगर तत्काल कोर्ट ने हस्तक्षेप करके स्टे नहीं किया, रोक नहीं लगाया तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए इस एक्ट में 38 सब उपधारा 8 दिया गया है, जिसको मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। Where during the pendency of any proceeding before the district commission, if it appears necessary,
इट में पास सच इंटरिम ऑर्डर एज इज जस्ट एंड प्रॉपर इन द फैक्ट एज सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। यानी अगर निषेधाज्ञा का की कोई ज़रूरत है तो जैसा भी न्यायालय समझेगी वो निषेधाज्ञा का आर्डर जैसा सिविल कोर्ट का आर्डर है वो सिविल कोर्ट का सेम पावर उपधारा 8 में दी गई है। इसलिए दावा दायर करते समय ही आप दावा के साथ इंटरिम एप्लीकेशन भी 38 धारा 38 उपधारा 8 के अंतर्गत आप देकर इंटरिम ऑर्डर पा सकते हैं। ये धारा 38 के बारे में है। इसके बाद ये उपधारा 9 में सिविल कोर्ट की जो शक्तियां हैं वो इसमें दिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ ट्राइंग सूट, यानी मुकदमे के परीक्षण के लिए, निस्तारण के लिए वही शक्तियां उपभोक्ता आयोग को प्राप्त हैं जो किसी सिविल कोर्ट को है। ये क्या क्या शक्तियां हैं इसमें, ये ए से लेकर अब तक दिया गया है, जैसे समन करना, यानी प्रतिपक्षी को समन भेजना, और कोई कागजात प्रस्तुत करना, शपथ पर साक्ष्य लेना, और एनालिसिस टेस्ट के लिए भेजना, कमीशन का भेजना। किसी कमीशन का भेजना का मतलब है कि किसी भी गवाह को अगर वो व्यक्तिगत रूप से नहीं आता तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर उससे जिरा करना। और कोई भी दूसरा मामला जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब्ड करे। ये इस प्रकार से उपधारा 9 में सिविल कोर्ट की समस्त शक्तियाँ ट्रायल, समनिंग, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में दी गई है। इसके बाद जैसे आप देखते हैं कि कंप्लेनार ने दावा दायर किया और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें अपोजिट पार्टी है, अपोजिट पार्टी की मृत्यु हो गई है, तो सिविल मैटर में, सिविल सूट में ये ऑर्डर 22 है। ऑर्डर 22 में डेथ के मामले में उपबंध दिया गया है कि अगर परिवादी मृतक हो जाए तो, प्रतिपक्षी हो जाए तो उनके वारिसों को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कायम मुकाम करने का प्रार्थना पत्र देंगे। ये लिखा है पैरा 12 में। अब ये 38 तक हो गया। अब धारा 39 आप देखें, इसमें लिखा है धारा, यानी बहस सुनने के बाद वो अपना आदेश पारित करेगा गुण दोष के आधार पर। इस तरह से ये उपभोक्ता आयोग का मैटर यहीं पर समाप्त माना जाएगा। इसी में अगर आदेश के पश्चात मान लीजिए ऑर्डर हो गया, कोई भी ऑर्डर हो गया, तो उसमें धारा 44 जो है वो उपबंधित करती है कि रिव्यू बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन इन सर्टेन केसेस। इसमें है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन अगर चाहे तो कुछ मामलों में अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है, यानी रिव्यू कर सकता है, लेकिन गुण दोष के आधार पर नहीं। इसमें रिस्ट्रिक्शंस है, वो है कि देयर इज एन एरर अपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, यानी आदेश में कोई मूलभूत खामी है जिसे दूर करना आवश्यक है। मान लीजिए इसलिए उपबंध है, मान लीजिए आपने दावा दायर किया और अदालत ने कह दिया कि इनको 40,000 रुपया मुआवजा दिलाया जाए, लेकिन वो क्षतिपूर्ति ज़्यादा है। जो आपने दावा दायर किया पूर्ण रूप से दे दिया, लेकिन 40,000 का ऑर्डर में मान लीजिए एक जीरो कम हो गया, 4,000 हो गया, तो उस 4,000 को 40,000 शुद्ध कराने के लिए आप फिर से प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि ये ऑर्डर शुद्ध किया जाए, या डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्वयं सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके वो स्वयं बढ़ा सकती है, 4,000 को 40,000 कर सकती है। इसलिए सेक्शन 40 जो है रिव्यू बाई डिस्ट्रिक्ट कमीशन ये दिया गया है। और सारी इसके बाद की जो वो एक्ट में धाराएं दी गई हैं वो स्टेट कमीशन से संबंधित है, इसलिए ये जिला आयोगों से संबंधित नहीं है। इसलिए मैं उस पर आज अपना विचार नहीं रखूँगा। कुछ और उपबंध हैं जिनके बारे में, ये उठा दो भाई। आप देखिए कि ऑर्डर हो गया आपके पक्ष में या विपक्ष में, पक्ष में। अब ऑर्डर का इन्फोर्समेंट कराना है।
इन्फोर्समेंट कराने के लिए, यानी जैसे आप मान लीजिए दीवानी में दायर करना, जजमेंट हो गया, तो जजमेंट के बाद आप क्या करते हैं कि उस डिक्री का क्रियान्वयन कराते हैं, यानी जिसको कहते हैं इजराए बाद। इजराए आप करेंगे एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग। एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के धारा 71 से धारा 73 तक ये 3 धाराएं हैं। धारा 71 में यह है कि कोई आदेश पारित कर दिया गया तो वो सिविल डिक्री के रूप में माना जाएगा। यानी अगर आप कंज्यूमर कमीशन में आदेश के क्रियान्वयन के लिए धारा 71 में आप प्रार्थना पत्र देते हैं तो आयोग उस पर नोटिस भेजेगा, इस प्रकार भेजेगा कि जैसे ये सिविल डिक्री है, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री है, ये उस रूप में भेजेगा। यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए आप कहीं और के रहने वाले हैं और आपकी डिक्री हो गई दूसरे प्रदेश के या देश के उस प्रदेश के किसी ज़िले के रहने वाले हैं, तो जो सिविल डिक्री है ये ट्रांसफरेबल है। अगर आप चाहें कि हम प्रतापगढ़ से इस डिक्री को लखनऊ ट्रांसफ़र करावें तो प्रोविज़न है सीपीसी में, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, ट्रांसफ़र ऑफ डिक्री, तो उस रूप में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए धारा 71 ये सिविल डिक्री का के जैसे सिविल डिक्री का क्रियान्वयन होता है उस तरह से ये किया जाएगा। आगे दूसरा सेक्शन है ये सेक्शन 72 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रायः उपभोक्ता आयोग का क्रियान्वयन लोग धारा 72 के अंतर्गत एप्लीकेशन देकर कराते हैं। धारा 72 इज़ द पेनाल्टी सेक्शन, यानी ये माना जाएगा कि आपने विद इन सर्टेन पीरियड, जैसा कि आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि 30 दिन में, 40 दिन में, 1 महीने में ये आदेश का क्रियान्वयन करें या इतना रुपया दें या ठीक करें, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट जो भी जैसा भी आदेश हो। अगर उस अवधि तक नहीं करता है तो आप पनिशमेंट सेक्शन के लिए जो क्रिमिनल क्लाज है उसकी धारा 72 के अंतर्गत आप प्रार्थना पत्र देंगे। जैसे आप देखते हैं कि चैप्टर 6 सीआरपीसी का जो पहले था कोई दूसरा हो गया है। चैप्टर 6 में समन ट्रायल का केस आता है, तो जब आप प्रार्थना पत्र देंगे कि इनको दंडित किया जाए कि आदेश का क्रियान्वयन नहीं किया, ये कंप्लेंट फाइल करेंगे जब, तो चैप्टर 6 ऑफ द ओल्ड सीआरपीसी की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया इसमें अपनाई जाएगी। वो एक्यूज़ हुए, एक्यूज़ को समन भेजा जाएगा, समन नहीं सर्व होता है तो न्यायालय के विचार में अगर जमानती वारंट जारी करना है तो न्यायालय जमानती वारंट जारी करेगा, जमानती वारंट में नहीं होता है तो गैर जमानती वारंट, और उस पर ही नहीं आता है तो आपका अटैचमेंट की कार्यवाही जो सीआरपीसी में दी गई है वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसमें 3 वर्ष का कारावास या 25,000 जुर्माने का प्रोविज़न है। इसलिए ये आवश्यक है कि अगर आप आर्डर का क्रियान्वयन नहीं करते तो क्रिमिनल एक्शन होगा, आपका विचारण होगा समन ट्रायल के रूप में सीआरपीसी की तरह, और 3 वर्ष से लेकर और 25,000 रुपये जुर्माना तक आपको दंडित किया जाएगा। ये धारा 71 से 73 तक ये एग्जीक्यूशन क्लॉज है। आगे है जो महत्वपूर्ण सेक्शन है जिसके बारे में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या ख़ास तौर से ऐसी कंपनियां जो ये मोटर व्हीकल के क्षेत्र में हैं वो अपने जवाब में दाखिल करती हैं। मैं आपको एक उदाहरण से इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैंने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी में एक किस्त नहीं गई और वो गाड़ी फाइनेंसर ने अपने कब्जे में लिया, सीज कर लिया, और सीजर के बाद उस वाहन को उन्होंने बेच दिया, बेच के जो पैसा आया अपने लोन के खाते में जमा कर लिया, और इसके पश्चात जो शेष धनराशि बची है उसके लिए इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट है जिसको कहते हैं पंचाट अधिनियम हिंदी में, उसके अंतर्गत दावा दायर करके और डिक्री ले लेती है। डिक्री का वो आपके पास फिर नोटिस भेजती हैं
कि ये दावा डिक्री हो गया है, आपका इतना बकाया है, अगर आप नहीं देते हैं तो हम इसकी वसूली करेंगे। किस तरह से आप देख लिए, दो बात हुई, एक तो आपकी कमाई गई, आपका जो लिवलीहुड है वो ज़बरदस्ती पकड़ लिया गया। अब गैर कानूनी है कि नहीं कानूनी है, ये तो आप अपनी प्लीडिंग में रखेंगे। जो इस संबंध में नियम है, उपनियम है या फैक्ट्स है या तमाम आयोगों द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड है कि सही खींचा गलत खींचा, इनको अधिकार था कि नहीं था। इसके पश्चात आर्बिट्रेशन जब यहाँ जवाब लगाते हैं विपक्षी मोटर कंपनियाँ, वित्तीय कंपनियाँ, तो ये कहती है कि साहब उपभोक्ता आयोग को ये परिवाद सुनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत निर्णय हो चुका है और एक अदालत ने निर्णय कर लिया है, इसलिए इस अदालत को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसीलिए जैसा मैंने अभी आपसे कहा धारा 100 के बारे में, ये उपबंधित करती है कि ऐसा खूबसूरत ये कानून है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसकी धारा 100 में लिखा इज़ नॉट इन डेरोगेशन विद द अदर लॉज, इट इज़ द एडिशनल रेमेडी। यानी ये उपबंध, ये एक्ट किसी एक्ट के विरोध में नहीं है, बल्कि ये अतिरिक्त उपाय कंज्यूमर को दिया गया है। इसलिए ऐसे मामलों में जहाँ पर वित्तीय कंपनियाँ कहती हैं कि हमने आर्बिट्रेशन कर लिया है, तो इसलिए धारा 100 ये उपबंधित करती है कि दावा आपका मान्य है, चाहे आपने डिक्री आर्बिट्रेशन में कर लिया हो या नहीं कर लिया हो, ये धारा 100 के अंतर्गत आप दावा दायर कर सकते हैं, आपका मान्य है। साथियों, ये प्रारंभिक जानकारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, बहुत कम धाराएं हैं, जैसा मैंने आपसे कहा और यहाँ लिखा भी है। केवल यही धाराएं जिला आयोग में इतनी ही इस्तेमाल होती हैं। इन धाराओं को आप नोट कर लें और इन्हीं धाराओं के बारे में आप एक छोटा सा बेयर एक्ट लेकर और विस्तृत रूप से भी पढ़ लें, जो आपको दावा बनाना है, क्या क्या उसमें फॉर्मेलिटी करनी है, क्या दिक्कतें आएंगी, जैसा मैंने आपसे कहा, वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप अपना दावा बनावें, परिवाद बनावें। और अगर आप विपक्षी हैं तो डिफेंस में जो आप जवाब दाखिल करते हैं, WS दाखिल करते हैं, तो उसमें भी इन तमाम तथ्यों का ध्यान रखें। मुझे आशा है कि आपने इस संबंध में प्रारंभिक जानकारी कर ली होगी। मैं अगला जो एपिसोड करूँगा महत्वपूर्ण रूप से ये सेक्शन के बारे में क्या लिखा गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, ये था। अब प्रैक्टिकल कैसे होता है, प्रैक्टिकल कैसे दावा दायर होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, और इसके बाद अगर आप डिफेंस से हैं तो डिफेंस क्या कह के आप जवाब देंगे, ये सारे तथ्यों पर अपनी बात रखूँगा। मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ आज अंत में कि आप इस हमारे कंज्यूमर प्रॉब्लम बाई लाल बहादुर तिवारी को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें और पूरा सुने। पूरा सुनने के बाद पूरा सुने भी, लाइक करें और कमेंट करें। मैंने आपसे वादा किया है कि आप कमेंट में जिस भी कठिनाइयों के बारे में आप हम लिखेंगे, उसका उत्तर मैं अगले एपिसोड के कमेंट में देने के पश्चात ही अगली बात रखूँगा। मेरा ये मोबाइल फ़ोन नंबर भी दिया गया है। अगर आप मौखिक रूप से कोई वार्ता करना चाहते हैं तो आप किसी भी समय आप हमसे, ये अदालत के समय के अलावा, यानी 10 बजे से लेके 4 बजे के अलावा शाम को किसी भी समय आप मोबाइल से कठिनाइयों के बारे में, अपनी बात के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उत्तर दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका फिर से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब आए, आपने हमारी बातें सुना। पुनः मैं आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद।